बट कई जो परिजन होते हैं मरीज के, वो कहते हैं नहीं सर हम तो अपने मरीज को ठीक करा के ही आए। थोड़ा सा हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है ये देखते हुए कि किन्हीं अस्पतालों में मैल प्रैक्टिसेस होती है। वो उनको ऐसा लगता है कि अब सब किसी बड़े आदमी से फ़ोन करवा दें तो शायद इलाज में कुछ फ़र्क पड़ जाए। और इसमें एक ये भी शायद ये है कि आईसीयू जैसी जगह में रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज हो सकते हैं जो मिलने वालों के लिए, बच्चों के लिए भी बिल्कुल बिल्कुल पब्लिक को जानकारी मिले कि वो सही इलाज के लिए सही जगह पर पहुंचे, वो सही समय पर। गैर जरूरी टेस्ट से कैसे बचे? आईसीयू में हजारों रुपए की मतलब दवाइयाँ, मतलब मैंने खुद भी देखा है। मतलब हम लोग तो ऐसे मजाक में कहते हैं कि 5-5 किलो की थैलियाँ होती हैं। हमारे यहाँ हमेशा से बोली जाती थी कि जब तक सांस है तब तक आस है। लेकिन लेकिन मैंने देखा कि कई लोग सांस लेते नहीं हैं, वेंटिलेटर से निकल आते हैं। एक बेड है जिसमें अगर उसमें एक कैमरा लगा के उसका लिंक अगर इंटरनेट को दे दिया जाए तो इस सुझाव के बारे में आपकी क्या विचार है? चलते चलते ही मंजिल मिले, बातचीत से ही बात बने। आप भी चलिए हमारे साथ, पॉडकास्ट ऑन व्हील्स पर हो बात। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर पॉडकास्ट ऑन व्हील्स में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्थान के बारे में जहां जिंदगी और मौत रोज आमने सामने होती है। आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसे हम गहन चिकित्सा कक्ष भी कहते हैं। और इनसाइड स्टोरी, जो अंदर की जो बातें होती है, जहाँ आम जन को ज़्यादा आने जाने को नहीं मिलता है। शायद हम जाते भी हैं तो बहुत कुछ क्षणों के लिए जा कर के लौट आते हैं और दुआ ही करते रहते हैं। तो इस विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच में हैं डॉक्टर हर्ष भट्ट, जो बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, जिनका वर्षों का अनुभव है आईसीयू, सीसीयूज में काम करने का। और स्वागत है आपका डॉक्टर हर्ष इस पॉडकास्ट ऑफ व्हील्स में। जी, तो थोड़ा-सा आप अपने बारे में बताएँ इससे पहले कि हम आगे चर्चा को और बढ़ाएँ। जी, सबसे पहले तो बेंजामिन जी, आपको बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे बुलाया। और मैं आपके सभी दर्शकों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उनसे आग्रह करता हूँ कि वो हमारे बेंजामिन जी का जो पॉडकास्ट चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं 1994 से मैं एनेस्थीसिया प्रैक्टिस में हूँ। पहले मैं ये जो ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया देने का होता है, वो मैं करता था। फिर लगभग कि पिछले करीब 6-7 साल से मैं इंटेंसिविस्ट हूँ, आईसीयू केयर में हूँ और आईसीयू देखता हूँ, आईसीयू की देखभाल करता हूँ। जैसा कि आपने बताया कि ये अति सघन चिकित्सा केंद्र होता है, जहाँ बहुत कम लोगों को जाने का मौका मिल पाता है, क्योंकि मरीज़ वहाँ बहुत जो एडमिट होते हैं, वो काफ़ी गंभीर स्थिति में होते हैं। तो हम ज़्यादा मरीज़ के परिजनों से मिलना-जुलना उचित नहीं समझते, क्योंकि उसके बहुत सारे रीज़न। जी, तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, संक्षेप में डॉक्टर साहब आप ये बताएँ कि एक टिपिकल आईसीयू का डे आपका कैसा रहता है? आप घुसते हैं आईसीयू में, बाहर आते हैं उसके बाद, तो एक टिपिकल डे कैसा होगा आपका? एक नहीं जी, मैं आपको बताऊँ कि हम लोगों के लिए तो अब एक जैसे रूटीन सा हो गया है। जी। जैसे कोई काम कोई भी करता हो एक्सपेक्टेड से, कोई टीचर पढ़ाने जाता है, कॉलेज जाता है, या कोई बिज़नेसमैन अपने काम पर जाता है। इसी तरह से हम लोग का ये है कि भई आईसीयू एक रोज़मर्रा है और हमें वहाँ गंभीर रूप से बीमार जो मरीज़ हैं उन्हीं को देखना होता है। जी। शुरू-शुरू में थोड़ा लगता था, बहुत अजीब-गरीब सा लगता था। और कई बार ऐसे फेज़ आ जाते थे कि हम लोगों को थोड़ा-सा कभी-कभी डिप्रेशन भी बनता था कि यार क्या है, जीवन में लोगों के सिवाय दुखों के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि वहाँ जो बात है वो बहुत क्रिटिकल स्टेट कंडीशन में आते हैं। और उनको देख के मतलब वो बेसिकली जो आपने जैसे बताया कि ज़िंदगी और मौत के बीच में जी हाँ, एक तरह से समय होता है, उसमें हम काफ़ी हद तक सफल हो जाते हैं। कई बार नहीं हो पाते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे जो रोज़मर्रा हैं उसमें गुज़रती हैं। बट ये हम यूज़्ड टू हो जाते हैं इन सब चीज़ों को। जैसा कि एक नेचर ने सभी को ये चीज़ दी है कि आप जो काम कर रहे हो तो उसके ये आप यूज़्ड टू हो जाओ। जी, तो इसी से मतलब यही एक मेरा सवाल है आपसे अगला कि इतना तनावपूर्ण वातावरण होता है जो रोज़मर्रा के आपके काम में, तो इसके बावजूद आपके लिए सबसे भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण हिस्सा इसमें क्या होता है? मतलब जो आपको
ड्रेन करता है? ये मैं आपको एक छोटी-सी बात बताता हूँ। एक बार हमारे पास एक पेशेंट आया और वो तो 19 साल का एक लड़का था और वो बिल्कुल जो आप कह रहे हैं मरणासन अवस्था में आया था, जिसे लास्ट स्टेज कहते हैं। इसमें हम लोग कहते हैं कि गैस्पिंग कंडीशन। उसकी साँसें भर चल रही होती है, साँसें और पेट चल रहा होता है, बाकी पूरे शरीर के अंगों ने काम करना बंद करती हो। हम उस 19 साल के लड़के से हमारी जो टीम है वो पूरी बहुत ही भावनात्मक रूप से जुड़ गई थी और हमारे वो अथक प्रयास से और मरीज के परिजनों के भी अथक प्रयास से, क्योंकि इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन और कोऑर्डिनेशन और सहयोग चाहिए होता है। जी। जो पेशेंट ठीक हो गया है और आज हम जब उससे मिलते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत हम लोग ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जो आप भावनात्मक लगाव कह रहे हैं, जी। तो देखिए कि जब कोई भी वहाँ बुजुर्ग व्यक्ति, कोई ओल्ड लेडी या कोई किसी का भाई, किसी का बहन, किसी का बच्चा चाहिए हैं, तो हम उसे फिर हम उस पर एक तरह से हम उस परिवार से जुड़ जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये जो बिस्तर पे लेटे हुए पेशेंट हैं, वो हमारे परिवार के ही कोई हैं। तो हम उसी तरह से उनकी देखभाल या उनके मरीज के जो परिजन हैं, उनको बताना, क्योंकि मरीज के परिजन ही बहुत स्ट्रेस में रहते हैं और वो हमसे हमेशा कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं। जी। कई बार हमको मजबूर होके उनको कुछ ऐसी चीज़ें बतानी होती हैं, जिनको लेके वो कई बार थोड़े से परेशान हो जाते हैं। बट हम हमेशा हर चीज़ अगर कोई नेगेटिव चीज़ भी हमें बतानी होती है, तो हम पॉजिटिव वे में बताते हैं, ताकि उनको कोई एकदम एकदम ऐसा ना लगे कि क्या होगा आतिश। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं और जैसे-जैसे मरीज़ से हमारा टाइम निकलता है, तो हम आत्मा से भी जुड़ जाते हैं जी। और अगर ठीक हो गया है, तो फिर तो कहने ही क्या है, ईश्वर को हमको धन्यवाद जी। हम भी खुद बहुत होते हैं और परिजनों का तो क्या कहना ही, वो तो बिल्कुल फिर आपको पता ही है कि जी। उनके लिए तो एक तरह से उनका अगर कोई नियर डियर ठीक होता है तो कितना संपर्क उनसे है। तो जैसे हम बात, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिकल काउंसलर भी हूँ और इस नाते आपसे इससे जुड़े हुए सवाल मेरे मन में आते हैं कि जब आप लगातार जिंदगी और मौत से जूझते हैं, आप किसी को देखते हैं, तो आप खुद को मानसिक रूप से कैसे संभालते हैं? आपका कोई सपोर्ट सिस्टम है कि आप कैसे अपने आप को सदर रख पाते हैं? जी, जी, हमको थोड़ा-सा अपने को मानसिक तौर से काफ़ी स्वस्थ रखना होता है। वहाँ जो भी टीम, जो भी क्रिटिकल केयर में काम करते हैं, वो सभी मानसिक एवं शारीरिक दोनों तरह से स्वस्थ होने चाहिए। क्योंकि अगर आपको कोई किस क्योंकि सबसे पहले आपके मन में यही ख्याल आता है, नहीं ऐसा हमारे साथ ना हो जाए। कोई भी हो, एक नॉर्मल फिनोमेना है, जब हम पहली बार कई अटेंडर आके घबरा जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, जैसे मरीज को देख के। अच्छा, अटेंडर। जी, जी, हाँ। जी। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आईसीयू में जब आप आएँ, तो कम से कम आएँ, कम से कम अपने मरीज़ के पास रहें और उसको देख के आपको कोई बहस का हम लोगों का यही है कि मानसिक रूप से हम थोड़ा-सा ईश्वर का ध्यान, मेडिटेशन और मेंटली प्रिपेयर्ड होके जाते हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ें देखनी ही है। हमारी लाइफ़ अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में गुज़रनी है। तो हम इस तरह से अपने मन में एक ये दृढ़ निश्चय और दृढ़ भावना बिठा के फिर मरीज का वो सब चीज़ें करते हैं और ये तो लाइफ है, सड़क पे चलना है हमें, हम ये सोचे कि एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो उस साइड तैयार है। जी। आपने जैसे 19 वर्ष के उस लड़के के बारे में बताया कि वो कैसे गैस्पिंग स्टेज में था और उसके बाद उसे रिकवर हो पाया। तो एक ये जो चमत्कारिक जो परिवर्तन आपने देखा, यही स्टोरी या ऐसा ऐसी अन्य कोई घटना जिसमें आपने एक चमत्कारिक रिस्टोरेशन देखा हो? कि अब कई बार बहुत बहुत सारे ऐसी होती हैं, कई बार हम मतलब हमको भी इतनी वो नहीं होती है, क्योंकि हम अपने क्लिनिकल सेंस पे काम करते हैं, साथ में ईश्वर का तो ध्यान करते ही हैं। कई बार हमें लगता है कि यार पता नहीं ये भी बचेगा कहीं, तो हम उनके परिजन को काउंसल करते हैं, उनको मेंटली प्रिपेयर करते हैं। जी, कि सडन एकदम बताना कि आपका पेशेंट अब इस दुनिया में वो भी थोड़ा ठीक नहीं होता, तो हम उनसे कहते हैं कि भई आप घर ले जाओ और मरीज में बहुत सीरियस है, कुछ भी हो सकता है, जान चेक रहा है, सब कुछ है। बट कई जो परिजन होते हैं मरीज के, वो कहते हैं नहीं सर हमको अपने मरीज को ठीक करा के ही है। तो थोड़ा-सा हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर हम उस हिसाब से उस मरीज को ट्रीटमेंट करके देखते हैं और कई ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। कोई एक विशेष केस चाह आप इस जी। जी, जी, हाँ। 80 साल के एक हमारे बुजुर्ग आईसीयू में एडमिट किए थे। जी। वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में आए थे और साथ में उनकी चूँकि एज एक एक यंग बच्चा जल्दी स्वस्थ होता है, एक यंग पेशेंट जल्दी स्वस्थ होता है बनस्पति एक ओल्ड एज के, और वो काफ़ी दिन वेंटिलेटर पे रहे और हम लोगों ने मतलब आशा बहुत कम रखा रखी थी, बट उनके घरवालों का ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस था कि नहीं हमारा मरीज़ ठीक होगा, तो हम चलते रहे और एक समय ऐसा आया कि वो वेंटिलेटर से आउट आ गए और फिर हमने उनको एक और मशीन होती है वेंटिलेटर पाइप वाइप पे रखा कि दोबारा से सिक ना हो जाएँ।
फिर हमें आईसीयू में इस बात का ख्याल रखता है क्योंकि मरीज की इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, तो हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है उन्हें कोई क्रॉस इन्फेक्शन नहीं, क्योंकि आईसीयू में सभी तरह के पेशेंट एडमिट होते हैं। तो हमने उनको भी एचडीयू वार्ड में शिफ्ट किया और वहाँ उनकी अच्छे से देख-रेख की और उनके परिजनों ने भी उनकी बहुत देख-रेख की और किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी और वो बिल्कुल ठीक हैं और उसके बाद वो काफ़ी दिनों तक स्वस्थ रहे और मेरे ख्याल से अभी तो हमारा आपसे संपर्क नहीं है, बट अभी वो होने चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि वो उसके बाद फिर बीमारों से संपर्क नहीं होगा। और आपसे चूँकि आज आपने ज़िक्र छेड़ा है तो हम कोशिश करें कि सेवा से जी। क्योंकि क्या है क्रिटिकल केयर में जाने के बाद मरीज़ फिर अपने जो ट्रीटिंग कंसल्टेंट होता है उनसे ज़्यादा संपर्क में रहता है वनस्पति। तो ऐसे पलों में जब ऐसी क्रिटिकल स्थिति में जैसे कि आप प्रोफेशनल निर्णय लेना और इंसानी भावनाओं के बीच या कैसे संतुलन बनाते हैं? हम एक्चुअली में जो पेशेंट की जैसे आप बता रहे हो कि आप काउंसलर हैं, जी, ऐसे हमारा भी एक काउंसलिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जी। तो हम सभी मरीजों के अटेंडर को रोज़ बुला के और डेली उनकी मरीज की कंडीशन, चाहे वो ट्रीटिंग डॉक्टर हो, चाहे हमारी टीम हो, चाहे और जो इन हाउस जो क्लिनिशियंस हैं, सबसे बुला के उनकी एक बार मुलाकात कराएँ और उसके मरीज की कंडीशन के बारे में बताएँ कि भई आपके मरीज में इम्प्रूवमेंट हो रहा है या वो स्टेबल है या वो उसकी कंडीशन डिटोरिएट हो रही है। वो रोज़ दिन में 2 बार बताते हैं। कभी ऐसा होता है जब आप मतलब एक बहुत वैसा सवाल है ये कि आप निर्णय ले रहे हैं और आपको ये निर्णय लेना है कि इसमें हम ऐसा कर दें या वैसा कर दें, जो जो रिस्की डिसीजंस होते हैं ना, वो तो ऑलरेडी क्रिटिकल है। ऐसा कुछ होता है इसमें साइड पे ना? और बहुत बार ऐसे आते हैं कि मरीज मरीज जो है ना सडन क्रश होता है। जी। उस समय फिर हम कुछ नहीं सोच सकते कि हमें ये करना है कि नहीं करना। हमारा एक प्रोटोकॉल है और हमें उस प्रोटोकॉल के तहत वो उसको करने ही हैं, चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि वो हमारा जो मेडिकल एथिक्स है वो हमको अलाउ नहीं करता है कि हम अटेंडर का वेट करें या वो करें। बाद में हम अटेंडर को सब बता देते हैं कोई कैसा हुआ जी वो तो हमें ये सब करना पड़ा। उसमें फिर बाद में फिर परिजनों की इच्छा के ऊपर रहता है कि वो उसको चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। और हम पहले से ही बता के रखते हैं। तो जैसे कि किसी मरीज को सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया। अब हम ये तो पूछेंगे नहीं अटेंडर से कि भाई उसका सीपीआर करें या ना करें। हाँ, तो हम हमारी पूरी टीम सीपीआर पर लग जाती है। जी, जो हमारे एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट के नॉर्म्स हैं, उस क नॉर्म्स के हिसाब से हम पूरा सीपीआर करते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि मरीज रिवाइव हो जाए और वो काफ़ी हद तक इस सब चीज़ों में सफल होते हैं और ट्रेडर को भी इस बात के लिए कन्विंस करने में सफल होते हैं और उसको लगता है कि डॉक्टर साहब या डॉक्टर की जो टीम जो हमारे मरीज को जो कर रही है, वो सही कर। जी, जी। अब थोड़ा हम मतलब इससे पहले कि कुछ संवेदनशील प्रश्नों में हम आगे बढ़ें, और कोई बात आपको ऐसा मन में लगता हो कि जो अटेंडर्स हैं मरीज के, वो जानें कि एक डॉक्टर की अवस्था को, या जो आईसीयू में जो आप करते हैं, ऐसी कोई बात जो आप चाहते हैं कि ये अटेंडर्स जानें? अटेंडर जानते हैं, अटेंडर को सब बता के करते हैं। तीसरा, ये मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, कई बार क्या होता है कि आजकल आप देख रहे होंगे थोड़ा-सा सिनेरियो चेंज हो गया है, लोगों में थोड़ा-सा एग्रेशन बहुत बढ़ गया है। हर कोई हर चीज़ बहुत जल्दी चाहता है कि मेरा मरीज जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। जी, मतलब कई बार ये हाल होता है कि अटेंडर हर 5 मिनट में हमारे पास आ जाता है। जी, इसने हमारे मरीज की क्या स्थिति है? तो हम उनको ये कहते हैं कि भई जब हमने आपको एडमिट किया था, हमने बताया था कि 24 से 48 घंटे आपके मरीज के लिए बहुत क्रिटिकल हैं। तो आपके 5 मिनट में पूछने से मरीज की कोई कंडीशन नहीं पड़े। या कई बार अटेंडर जो होते हैं, वो उनको ऐसा लगता है कि आप सब किसी बड़े आदमी से फ़ोन करवा दें तो शायद से इलाज में कुछ फ़र्क पड़ जाए। तो यही समझाते हैं कि हमारे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है कि वो मंत्री जी के अलग कलेक्टर की अलग है या इसकी सब दवाएँ एक ही हैं। अरे, चाहे कोई बहुत बड़ा आदमी आए तो भी उसको वही दवा देनी है, जो उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग है और एक एक नॉर्मल आदमी, आम आदमी है, वो हम उसको भी वही ट्रीटमेंट दें। हमारी नज़रों में हर पेशेंट एक है। उसको हम वही ट्रीटमेंट देंगे जो हमें उसका ट्रीटमेंट देना। जी। इसी से संबंधित हमारे एक दर्शक हैं नीता फिलिप नाम से, उन्होंने प्रश्न किया है कि जो एक टाइमिंग होती है आईसीयू में आने की, मुलाकात करने की, और उसमें भी कई बार हमने देखा है कि पूरा मतलब बहुत सारे लोग मिलने के लिए आ जाते हैं एक मरीज को, और उस टाइमिंग के अलावा भी वो मिलना चाहते हैं। तो आप उनसे कुछ कहेंगे कि ऐसा करने से शायद उनके मरीज के हित में नहीं है, उनके हित में नहीं होगा? इस बारे में कुछ बताता लें। इस बताया ना कि जो आईसीयू में जो अति गंभीर रूप से बीमार मरीज होता है, कि बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है। देखिए हमारे अंदर भी बैक्टीरिया, वायरस सभी कोई हो जाए। इम्यूनिटी ठीक है तो उनका असर हम पर नहीं होता।
बट हम अगर उस मरीज आपने देखा होगा आईसीयू में जो डॉक्टर होते हैं वो कैप लगाए होते हैं, मास्क लगाए होते हैं, चेस्ट टीम हम लोग की स्ट्रेस पे ड्रेस होती है, हम लोग वो ड्रेस पहन के करते हैं काम। और आईसीयू हमारा पूरा डिसइंफेक्ट होता है, वहाँ स्टाफ की भी ड्रेस होती है, मतलब हर कोई की एक पूरा प्रोटोकॉल होता है कि मास्क लगा के ग्लव्स पहन के मरीज से वो क्यों करते हैं, मरीज की इम्यूनिटी वीक होती है, तो हम उस मरीज पे ज़्यादा कोई क्रॉस इन्फेक्शन ना हो जाए उससे बचाने के लिए ये सब कर इसीलिए हम अटेंडरों को भी समझाते हैं कि आप आएँ और कम से कम समय मिले, वो कम से कम अटेंडर आएँ। जैसे कोई बहुत नियर डियर है, बेटा है या पत्नी है या पति है जी। या माँ-बाप हैं, वो मिलें और अपने रिश्तेदारों को बाहर ही बता दें कि हाँ भाई हमारा मरीज भी ठीक है या जो भी इसकी है, जो भी है। बट लेकिन क्या होता है कि आजकल जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि थोड़ा-सा लोगों में एग्रेशन बढ़ता है। कई लोग कहते हैं हम साहब पैसा दे रहे हैं, हमारा मरीज हम क्यों नहीं मिल सकते हैं? उनको इसी तरह से कन्विंस करते हैं कि देखिए आपको आपका मरीज है, आपको मिलने पे कोई मना नहीं है। जो आपका मरीज ठीक हो जाए या वो वार्ड में शिफ्ट हो जाए या एचडीयू में शिफ्ट हो जाए, फिर आप दिन भर उसके पास बैठिए। अभी वो क्रिटिकल है, उसकी इम्यूनिटी वीक है, उसको इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना है, उसकी हालत और बिगड़ सकती है ज़्यादा लोगों की भीड़ आने से या वो आने से। तो ज़्यादातर लोग मान जाएँ। और इसमें एक ये भी शायद ये है कि आईसीयू जैसी जगह में रेजिस्टेंस इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ प्रोटेक्शन इन्फेक्शन होता है। उसमें कई तरह के मरीज हैं। चेस्ट का इन्फेक्शन है, किसी को पेट का इन्फेक्शन है, किसी को ट्रॉमा है, किसी को कुछ है। तो सबके अंदर सभी तरह के बैक्टीरिया हैं और वो बैक्टीरिया उस हालाँकि हम लोग पूरा डिसइंफेक्टेंट रहते हैं, हमारे आजकल ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगे हो जो इसको सबको इरेडिकेट करते रहते हैं। फिर भी लेकिन कई बार बैक्टीरिया में इतना रेजिस्टेंस होता है कि वो वहाँ रहते हैं। वो आने वाले जैसे कोई बच्चा आ गया, छोटा बच्चा आ गया, उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होती है जी। या कोई कम बीमार व्यक्ति आ गया, सपोज़ करो कोई बुजुर्ग आ गए मिलने, उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं, तो उनको वो इन्फेक्शन लग सकता है। ये सब चीज़ों से बचने के लिए और मरीज़ को बचाने क्रॉस इन्फेक्शन से बचाने के लिए हमारा ये उद्देश्य होता है, कैंसर को कम से कम या कम समय के लिए मिल जाए। अब थोड़ा-सा कठिन चर्चा की ओर हम बढ़ेंगे क्योंकि हाल ही में एक केस आया है एक फेक सर्जन का, शायद आपने सुना होगा। तो और ये भी बताया जा रहा है न्यूज़ समाचार पत्रों और सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से कि उसके कई मौतों का वो कारण वो हो सकता है क्योंकि प्रथम दृष्टया में वो फेक ही नज़र आ रहा है। तो तो सवाल ये है कि ये इससे कैसे बचा जा सकता है? मतलब उसमें कुछ आप लोगों में प्रोटोकॉल तो होता होगा ना कि जाँच का, तो ये कैसे संभव हो गया और इससे पद हमें तो पता ही नहीं चलेगा ना कि हम जा रहे हैं कि ये है या नहीं है? ये थोड़ा-सा जो पब्लिक डोमेन में जो पब्लिक का जो नॉलेज है, पब्लिक का जो जानकारी है, कहीं नहीं जा रहा हूँ, किसी भी हॉस्पिटल में जा रहा हूँ। मैं किसी भी हॉस्पिटल के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस पर्टिकुलर इसमें जाएँ, उसमें जाएँ, नाम पे जाएँ या इसमें जाएँ। आप जहाँ भी जा रहे हैं, थोड़ी-सी जानकारी लें। आपका राइट है, उस डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं कि आपने कहाँ से क्या डिग्री की, क्या क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन है? और वहाँ एक नॉर्म्स क्या है इसको में जो डॉक्टर अपॉइंट है, तो यू आर डॉक्टर काम कर रहा है, उसका पूरा डेजिग्नेशन लिखा हुआ होता है, वो आप पढ़ सकते हैं। हॉस्पिटल के पास एक लिस्ट होती है कि हमारे यहाँ कितने डॉक्टर्स हैं, किस-किस की क्या डिग्री है। तो ये थोड़ा-सा आपको पब्लिक डोमेन में आपको ये अपने अवेयरनेस लानी होगी और मेरे ख्याल से शायद आज आपका उद्देश्य भी यही है, ये इंटरव्यू करने का, पब्लिक को जानकारी मिले कि वो सही इलाज के लिए सही जगह पर पहुँचे, वो सही समय पर। क्योंकि टाइम ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि हम किसी मरीज को बहुत गंभीर है और हम ये सोचें कि आज चलो अभी ठीक है, ले जाएँगे, शाम को ले जाएँ, कल ले जाएँ, तब तक मरीज की हालत और गंभीर हो जाती है। फिर पता लगा हमारे पास जब आते हैं तो हम भी कुछ ज़्यादा करने में सक्षम नहीं। जी, जी। तो आपको अपनी अवेयरनेस बढ़ानी होगी, आपको पूरी जानकारी जुटानी। आजकल तो सब लोग गूगल करके आते हैं, गूगल पे देख लेते हैं कि कहाँ कौन-सा डॉक्टर किस अब अपने जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ अभी उतना तो हो सकता है कि गवर्नमेंट या जो इस तरह की आपकी जो सोशल सोसाइटी है, को कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएँ। जी। भई आप कहीं को कोई भी बीमारी हो, सबसे पहले आप ऐसी जगह जाएँ, जो एक मतलब बिल्कुल क्वालिफ़ाइड डॉक्टर का इंस्टीट्यूट हो, या क्वालिफ़ाइड डॉक्टर भले ही क्लिनिक हो, क्वालिफ़ाइड डॉक्टर्स की क्लिनिक हो, उसकी डिग्री ज़रूर देखिए जी। और उसका वेरिफ़िकेशन भी करें कि वाक़ई जैसे वो आप बता रहे हैं, वो शायद कार्डियोलॉजी की कोई डिग्री-विग्री थी और वो सब फेक निकली बात गलत। जी। वो कैसे कर रहे थे, हमें खुद आश्चर्य होता है कि लोग कैसे पहुँचा? और उसमें से एक मेरे को सुनने में आया कि पूर्व विधानसभा स्पीकर का उन्होंने जी, यही कह रहा हूँ कि लोग अगर इस तरह की चीज़ करेंगे, तो ये बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे ये सब पॉसिबल है। आजकल तो लोग कितने समझदार हो गए हैं।
कि एक-एक चीज़ के लिए कितना वो पूछते हैं, कितना जैसे हमारे पास भी आके पूछते हैं, "डॉक्टर साहब इस दवाई कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है? डॉक्टर साहब आप एनेस्थीसिया दे रहे हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है?" जब आपको एक छोटी-छोटी चीज़ों की नॉलेज है, तो फिर आप ये नॉलेज क्यों नहीं रखते हैं कि आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो कैसा है, कहाँ से पढ़ा है, क्या उसकी नॉलेज है, क्या देखिए कितने उसने कितना उसका एक्सपीरियंस है। तो इस चीज़ को बिल्कुल पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, होनी चाहिए। जी। अभी मैं जब रिसर्च कर रहा था इस इंटरव्यू के लिए, तो मैंने अभी उसमें पाया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो प्राधिकरण है, जी, उस जो एंटी फ्रॉड डिटेक्ट करता है अस्पतालों में, उसने 600 से अधिक जो अस्पताल हैं, उनके जो बीमा जो योजना है सरकारी, उसको रद्द करने के लिए पिछले मार्च माह में ही उन्होंने ये प्रपोज़ल दिया है, प्रस्ताव किया है। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब क्या इसमें ये देखिए एक्चुअली में ये थोड़ा-सा हट के सवाल है जी, और इसमें होता क्या है कि आजकल जैसे हर किसी हॉस्पिटल का एक वेरिफिकेशन होता है। जी, कोई भी जैसे बी इंश्योरेंस की कंपनी होती है जो आपका हेल्थ इंश्योर कर रही है, वो आपके पास भी ऐसे वो हॉस्पिटल की लिस्ट देती है कि भई ये हमारे ऑथराइज़्ड हॉस्पिटल हैं। जी, यहाँ आपका कैशलेस होगा और ये हमारे दूसरे हॉस्पिटल हैं, जहाँ कैशलेस सुविधा नहीं है लेकिन आप इलाज कराइए, पेमेंट से करिए, वहाँ से पूरा बिल लीजिए, हम आपको बाद में पेमेंट कर देंगे। जी, अब आप सपोज़ करो किसी ऐसे हॉस्पिटल में पहुँच गए जहाँ ना आपको आपका वो हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज़ है, एनसीआई से रिकॉग्नाइज़ नहीं है वहाँ डॉक्टर या वो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है अपने जो सोसाइटी है आपका जो सीएमएचओ ऑफिस से है। जी, तो फिर वहाँ से इस रीज़न से और फिर जो डॉक्टर एडमिटिंग डॉक्टर है, उसको रीज़न बताना होता है कि वो आपको आपकी वजह क्यों एडमिट करते हैं। अगर रीज़न सही है तो कंपनी फिर आपका जो हेल्थ क्लेम होता है उसको डिनाई नहीं करती। अगर कंपनी को लगता है नहीं ये रीज़न ठीक नहीं है, तो ट्रांसपेरेंस होना चाहिए। और इस पे भी एडमिट कर दें, तो सब कुछ बता के करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको बता दिया कि आपका इतना पैसा लगेगा और बाद में वो ज़्यादा ले लिया या कुछ जी, ऐसा कुछ भी नहीं। जो है सामने है, डेली है। एक हम लिस्ट लेते हैं, इसमें पूरे रेट्स लिखे होते हैं। आप हॉस्पिटल जाएँगे, हॉस्पिटल में एक रेट लिस्ट बनी है, कितना कंसल्टिंग है, कितना आईसीयू का है, कितना वेंटिलेटर का है, कितना क्या जाँचों पे, सब कुछ लिखा हुआ हो। जी, गवर्नमेंट से नॉर्म्स हैं, ये आपको हॉस्पिटल में लिख के देने होंगे। अगर आपको एनएबीएच और आयुष्मान और जो दूसरी मतलब गवर्नमेंट्स की स्कीम चल रही हैं, उसके तहत अपने अस्पताल को रजिस्टर कराना है, तो आपको सारे नॉर्म्स बताने पड़ेंगे, लिख के देने पड़ेंगे, वहाँ एक लिस्ट होती है, जी, तभी आप आइए हॉस्पिटल में आपको दिखाऊँगा। जी, हाँ, सभी कुछ लिखा होता है कि इस डॉक्टर में कितनी फ़ीस है, सुपर स्पेशलिटी की कितनी फ़ीस है, हर एक-एक चीज़ की मेंशन हो। जी। तो जैसे इन्होंने अभी हाल में जो प्रस्ताव दिया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने, इसमें ये देखते हुए कि किन्हीं अस्पतालों में मैल प्रैक्टिसेस होती है। ये वो सही है, ये सब चीज़ें रोकने के लिए ये इस तरह का प्रस्ताव आता है और ये अच्छा है। जिससे जो माल प्रैक्टिस वाले हॉस्पिटल हैं उनकी उसका अंकुश लगेगा और जो मरीज़ ये बेचारे फँस जाते हैं ऐसी जगह। आप सुनते होंगे कई जगह कि मरीज़ की डेथ हो गई है, जी, उसके बाद पता लगा हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर ही नहीं है। जी, डॉक्टर हॉस्पिटल का ओनर कोई है, डॉक्टर कोई है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी-सी रुकी चाहिए और सरकार इस पे बहुत अच्छा काम कर रही है। ठीक है, समय-समय पे हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन कराना, रिन्यूअल कराना, क्वालिफाइड डॉक्टर इवन हम लोगों के रजिस्ट्रेशन होते हैं का और हमारी पूरी रिपोर्ट जाती है कि आप पे कितने डॉक्टर काम कर रहे हैं, वो रजिस्टर्ड हैं कि नहीं। तो ये एक अच्छा कदम है गवर्नमेंट का से तो आज अभी मैं कुछ 2-3 मैल प्रैक्टिसेस जो आती है, उससे कैसे हम बच सकते हैं? उससे एक-एक करके आपसे चर्चा कर सकते हैं। तो जैसे ये जैसे आईसीयू में भर्ती होने की ज़रूरत है या नहीं है? कई बार ऐसा भी देखा गया है मैल प्रैक्टिस में कि ज़रूरत नहीं है, फिर भी और भर्ती कर लिया। तो इसमें कैसे कुछ ऐसे टिप्स दीजिए कि हम इसको समझ पाएँ कि ज़रूरत है? अभी हीरो आप किसी हॉस्पिटल में गए, आपसे कहा गया कि आपके मरीज़ की हालत ख़राब है, आपको आईसीयू में भर्ती होना है। तो आप पूछ सकते हैं कि भई किस रीज़न से आप आईसीयू में भर्ती कर रहे हैं। तो आपको बकायदा मॉनिटर पे दिखाएँगे देखो इनका सैचुरेशन कम हो रहा है, इनका बीपी कम हो रहा है, इनकी साँस लेने की आप ही देख सक जी। सपोज़ करो कोई मरीज़ जल्दी-जल्दी साँस ले रहा है और मुझे बहुत घबराहट हो रही है, साँस छाती में दर्द हो रहा है या कोई ट्रॉमा है, मरीज़ को बहुत ब्लीड कर रहा पेट में चोट लग गई है, उसका एकदम सफ़ेद पड़ गया है, बोल नहीं पा रहा है, बेहोश हो गए हैं, जैसे रोड साइड ट्रैफिक एक्सीडेंट से। जी, जी। ये इस तरह की चीज़ें हैं कि जिसमें मेरे ख़्याल से पब्लिक डोमेन में नहीं समझ में आया था कि हाँ, इसको कि मतलब गहन चिकित्सा चिकित्सा की में और बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। ऑटोमेटिकली पता लग जाता है। हाँ, मरीज़ का बीपी ठीक है, पल्स उसकी तेज़ चल रही है, सपोज़ करो 102, 103 टेम्परेचर है,
तो उसको ऐसा नहीं है कि आईसीयू में रखने की ज़रूरत है, वो वार्ड में गिर रख के ठीक किया रह इलाज के गैर ज़रूरी टेस्ट से कैसे बचे? मतलब हमें कैसे पता चले कि ये ज़रूरी है? ये मतलब ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसी टिप्स है तो आप बताइए। वही वही फिर आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। इससे हम ऐसे बच सकते हैं, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मरीज़ की कई कंडीशन होती है। सपोज़ करो हमने एक टेस्ट कराया, अब टेस्ट में हमें कुछ नहीं समझ में आया है, कुछ नहीं रिकॉग्नाइज़ हो पा रहा कि क्या हो, तो हम फिर दूसरे टेस्ट के लिए आए। सपोज़ करो ऐसे में अल्ट्रासाउंड कराया किसी ने, अब अल्ट्रासाउंड करा लिया, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, तो हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया और सपोज़ करो कि उसको नहीं दर्द बना ही रहा है। दर्द बना रहा हो, तो फिर हम उसको एडवाइस करते हैं कि भई हमें अब थोड़ा-सा अब एक इसके लिए आगे जाना पड़ेगा। फिर सीसीटी एब्डोमेन करा, उसको भी पेशेंट की कंसेंट से। पेशेंट बोलता है कि हाँ साहब ठीक है करा दो, और फिर हो सकता है कि उससे कोई छोटी, क्योंकि कई बार क्या होता है छोटी-छोटी चीज़ें अल्ट्रासाउंड या दूसरी चीज़ों में एक्स-रे में नहीं समझ में आती। जैसे अब चेस्ट एक्स-रे है, बड़ी बीमारी है, बड़ा निमोनिया है, कोई बड़ी वापा वो चेस्ट एक्स-रे समझ में आ जाती। सपोज़ करो कोई छोटी-सी प्रॉब्लम है चेस्ट में, अपने को जल्दी पकड़नी है, फिर हम उसको सीटी चेस्ट एडवाइस करते हैं। अगर हमें सीटी चेस्ट भी नहीं कराना है, तो हम उसको स्क्रीनिंग एडवाइस करते हैं। जी। तो ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं, और जो कुछ हम लोग करते हैं, वो मरीज़ के हित में करते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, आपका कहने से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जी। कई बार अननेसेसरी टेस्ट हो जाते हैं, और उसमें थोड़ा-सा फिर यही है कि डॉक्टरों को ये देखना होता है कि क्या हम उन फैसलों से बच सकती, और बाकी आपका बुरा ही क्या कह रहा है, जी, मैं डिसाइड करता है। समझ रहे हो? जी, जी, जी। तो ये आईसीयू में मतलब ये एक प्रश्न है जो अंजना मसीह है उन्होंने किया है और ये है कि आईसीयू में हज़ारों रुपए की मतलब दवाइयाँ मतलब मैंने खुद भी देखा है मतलब हम लोग तो ऐसे मज़ाक में कहते हैं कि 5-5 किलो की थैलियाँ होती हैं और तो ये भी मैं ये रिपिटेटिव सवाल हो रहे हैं आपसे जैसे टेस्ट के बारे में पूछा और जो गैर जो दवाइयाँ ये वाक़ई में इतनी 5-5 किलो के थैले मतलब नहीं, थैले 5 किलो भी नहीं होते हैं। होता है क्या है, जैसे आप सुबह में आईसीयू में मरीज आए, उसको डायपर भी लगाना है, उसको कैंला भी लगाना है, उसके लिए उसकी ग्लव्स भी मंगानी है चीज़। तो मैं थोड़ा जब सिक होता है तो थोड़ी सी दवाइयाँ ज़्यादा लगानी, वो कई बार ऐसा लगता है। और डायपर अपन 10 वो 2 डायपर मंगा दिए, वो भले होते ही छोटे हैं, लेकिन वो थैले में ऐसे लगते हैं पता नहीं था। शुरू में जब मैं आईसीयू में गया था, मुझे भी लगता था कि ये क्या, पर मैंने एक बार चेक किया, शुरू में थोड़ा-सा महँगा पड़ता है, इस बात से सहमत। सब अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन था, और क्या था मरीज़ सिक है, वेंटिलेटर पे है, उसे चेस्ट में इन्फेक्शन है, किडनी की वेट अब सपोज़ करो कि चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया, हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, किडनी में ही प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें उसका डायलिसिस भी करना है। अच्छा, डायलिसिस करना है तो हमें टेस्ट भी करने होते हैं कि जिस चीज़ के लिए डायलिसिस कर रहा है, उसका यूरिया कंटेंट कम हो रहा है, पेशेंट सोडियम कितनी, अगर वेंटिलेटर में हमने वाइपैक लगाया है तो उसका CO2 कम हो रहा है कि नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम वेंटिलेटर तो लगाए जा रहे हैं, और पेशेंट को वेंटिलेटर पे चेक ही नहीं करेंगे, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम वेंटिलेटर कैसे हटाएँ? तो हाँ, वो सब करने के लिए टिश्यू जो ये सारी जाँचें की, और उसमें कई बार मैं आपकी बात से सहमत जी, थोड़ा-सा कई बार मैं ये तो नहीं कहूँगा अननेसेसरी टेस्ट, वो जो भी होता है वो पेशेंट की भलाई के लिए हो। सपोज़ करो किसी मरीज़ का हीमोग्लोबिन फॉल हो गया किसी भी, अब हमने उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न दे दिया। अब हमें पता करना है कि उसका हीमोग्लोबिन बढ़ा या नहीं बढ़ा, कम हुआ या नहीं है, कैसे पता लगे? तो आपने एक अच्छी बात कही कि इसमें मॉरल्स का है, क्योंकि हम एक आम जन कभी जान नहीं पाएगा, मतलब 100% तो नहीं जान पाएगा, थोड़ा बहुत तर्क से जान पाएगा कि वो तो डॉक्टर के विवेक पे निर्भर करता है कि वो ज़रूरी है कर रहे हैं या गैर ज़रूरी। तो अर्चना बेंजामिन हैं, उनका ये सवाल है कि कितने प्रतिशत मरीज़ जो आपकी मोटा-मोटा या आपकी जानकारी में जो आईसीयू में ट्रैकियोटॉमी वाले होते हैं? अमूमन जैसे ट्रॉमा वाले जो पेशेंट हैं, सपोज़ करो उनको ब्रेन इंजरी हुई है, वो उनका जो लंबा उनका इलाज है, उनको रिकवरी की है, वो उनका तो ट्रेकिस्टॉमी होती है। मैं आपको ऐसे परसेंटेज वाली बता देता हूँ, जो जी, देखता हूँ। जो आपके नज़र ज़्यादातर इसमें आते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 10 से 15% प्लीज़ उस कैटेगरी में आ जाते हैं। सपोज़ करोगे अगर कि अगर 100 ट्रॉमा के या 100 ब्रेन, मतलब टोटल 100 ट्रॉमा ब्रेन स्ट्रोक वो आने हैं, उसमें से 15 से 20 से 25% लोग ट्रैकेस्टोमी पर चले जाते हैं, और वो बाद में ठीक हो जाते हैं, और फिर उनकी ट्रैकेस्टोमी हटा दी जाती है। वो अपने आप सारों शरीर भी शक्ति नॉर्मल लाइफ। मैंने ऐसे मरीज़ देखे हैं कि जो
काफ़ी दिनों तक 6 महीने तक बिस्तर पे रहे, उनकी फिजियोथेरेपी चली और अब आज वो बिल्कुल ठीक हैं। नॉर्मल लाइफ़ जी रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं। एक बार एक मरीज़ को तो मैं देख के बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि मैंने 6 महीने बाद उसको गाड़ी चलाते हुए देखा। तो मैं ना मेरे को लगा शायद मैं किसी और को देख रहा हूँ। मैंने उससे पूछा कि आप मैं उनको नाम पता था मेरे को। कहता मैंने कहा मिस्टर आप वही हैं? बोले हाँ सर मैं वही हूँ और आप लोगों की प्रिकॉशन कोई ठीक ना है। सो नाइस। सो अभी नॉर्मल लाइफ़। तो मेडिकल साइंस ने बहुत इनोवेशन किया है और हम ये सही समय पर सही इलाज मिलता है। तो आप अपनी दोबारा से नॉर्मल लाइफ़ वो परफ़ॉर्म कर सकते मेडिकल साइंस ने आपने बताया बहुत तरक्की करी है क्योंकि एक कहावत हमारे यहाँ हमेशा से बोली जाती थी कि जब तक सांस है तब तक आस है। लेकिन लेकिन मैंने देखा कि कई लोग सांस लेते नहीं हैं, वेंटिलेटर से निकल आते हैं। जब तक सांस नहीं भी है तब भी आस बनी रहती है। वेंटिलेटर तो हम जब ही लेते हैं जब तो थोड़ी बहुत सांस थोड़ी बहुत अच्छा, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। सीपीआर है आज उसमें आपको दिखता है कि ये खुद से कितना कर रहा है और मशीन कितना करे। अगर खुद से बिल्कुल नहीं कर रहा है फिर कोई आस नहीं होती। नहीं, फिर हम क्या करते हैं अगर हार्ट चल रहा है, पूरा उसे वेंटिलेटर सपोर्ट देते हैं और देखते हैं कि हो सकता 2-1 दिन 3 दिन में एक अब मैं आपको थोड़ी-सी लोगों की धारणा गलत जो कई लोगों की धारणा उसमें मैं आपको क्षमा हमसे कहना चाह रहा हूँ। कई लोग हमसे कहते हैं किसी के साथ कोई मिसहैप हो गया, मैं ये एक ब्लेम होता है कि हमारा मरीज़ साहब आपने भी सुना होगा कि साहब वो 2 दिन वेंटिलेटर पे डाला है मरीज़ 2 दिन पहले ही मर चुका हो। हाँ, मैं आपको बताऊँ बॉडी का जो कम्युनिकेशन होने लगता है, बॉडी क्या कहनी चाहिए अभी अक्सर तो उसको राइगर मोर्टिस या डीसीक्यू होता है जिसे टलना कहते हैं। हाँ जी। 4 से 5 घंटे में ऑन अब अगर कोई मरीज़ 2 दिन से जिसका हार्ट चल रहा, ब्रेन नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा हो, वो 2 दिन रह ही नहीं सकता। अच्छा ये मशीन जो भी काम करती है वो उसके गलने को नहीं रोक सकती अगर वो नहीं, बिल्कुल नहीं रोक सकती। अगर आपका हार्ट काम करना बंद कर देगा, तो 3 से 4 घंटे में आपकी बॉडी बिल्कुल जकड़ जाएगी, जिसको हम राइगर मोर्टिस कहते हैं और फिर उसका बॉडी का जो दूसरे चेंजेज़ आने शुरू होते हैं, वो शुरू हो जाएँगे। तो ये तो बिल्कुल एक भ्रम और मिथ से वो है कि आप साहब 2 दिन से हमारे मरीज़ को वेंटिलेटर पे रखे हैं, वो तो 2 दिन पहले ही मर गए। तो 100% मतलब ये साइंटिफिक किसी से भी आप पूछ लीजिए, जी, कि बॉडी 3 से 4 घंटे से ज़्यादा वो रह ही नहीं सकती। जी। एक और इसी मैल प्रैक्टिसेस के बारे में जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो इसी में एक जॉन बेंजामिन है मेरे फ्रेंड है जबलपुर से हैं। उन्होंने आपके लिए ये सवाल भेजा है कि सिर्फ़ पैसे के लिए सर्जरी रिकमेंड की जाती है, ख़ास तौर पर एंजियोप्लास्टी। तो ऐसा उनको उनके अंदर उन्होंने ये सवाल भेजा है, इससे कैसे बचा जा सकता है मैं जोड़ रहा हूँ, कि क्या ये ऐसा होता है कई मैल प्रैक्टिस बिल्कुल, बिल्कुल विचार है। देखिए क्या होता है सोसाइटी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो हर हर क्षेत्र में हैं, तो वो उसके पीछे फिर पूरी एक कम्युनिटी का डीएनए होती है। सपोज़ करो कि 1 आध 2% कहीं ऐसी उल्टा-सीधा हो गया या ज़बरदस्ती एंजियोग्राफी है चीज़ थी और ज़रूरत नहीं थी, उसके पीछे फिर सभी लोग सफ़र करते हैं। शीशे लोग भी सफ़र करते हैं और जो ज़्यादातर सपोज़ करो कि मेरे पास कोई मरीज़ आया और मुझे पता है कि कुछ ऐसा रिसेंटली ऐसा हुआ है, तो शायद मैं भी उसकी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या कोई भी प्रोसीजर करने से बचना चाहूँगा। क्योंकि हमें भी ये लगेगा यार कहीं तो हम पे भी ये ब्लेम ना कर दे कोई ऐसा। ये एक तरह से सोसाइटी में इस तरह की दम फैला दिया इस तरह की चीज़ें होके हम अपनी सोसाइटी का ही नुकसान करते हैं। आप सही जगह जाइए, सही डॉक्टर के पास जी, जाइए, वो कभी आपके साथ गलत नहीं है। हम लोगों को भी मोरल ये अलाउ नहीं करता है कि हम इस मरीज़ के साथ क्यों गलत करें? भगवान ने सब कुछ वैसे ही दिया हुआ है, हम क्यों इस तरह का चीज़ किसी के साथ गलत कर रहे हैं वो। अब कोई एक ही दुनिया में फिर सब अच्छे हैं, सभी अच्छे हो जाएँ तो फिर बुराई खत्म ही हो जाएगी। जी। सभी तरह के लोग हैं और उसके बारे में तो हम बस ना बोल सकते ना एक एक मेरा ये मतलब ये सवाल है कि इसमें जैसे पारदर्शिता के रूप में अगर जैसे आईसीयू को लेकर के मेरा ये सोचना था कि जैसे हम लोग अंदर नहीं जा पाते हैं, तो एक बेड है जिसमें अगर उसमें एक कैमरा लगा के उसका लिंक अगर अटेंडेंट को दे दिया जाए, तो इस सुझाव के बारे में आपकी क्या विचार है? मतलब ऐसा होने से क्या प्रोज़ एंड कॉन्स हो सकते हैं? एमसीए के जो नॉर्म्स हैं, जी, उसमें मरीज़ का जो है ना फिर प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखना होगा। हम
सपोज करो कैमरा लगवाएं, आईसीयू प्लग वो होता है, कर्टेन होते हैं, तो उस समय मरीज को कर्टेन में बंद नहीं रह सकते। मरीज को होता है इरिटेट होता है, उसके कपड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, हालांकि हम लोग सब हमारे यहाँ पूरा साफ देख रेख करता है। तो कभी कोई अटेंडर आया और को किसी ने देखा, या दूसरे मरीज हैं, सपोज करो आपने तो कह दिया कि मेरे मरीज को कैमरे की जरूरत है, दूसरे मरीज ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि भाई हमारे मरीज आप कैमरे, लेकिन जिसको जिसको चाहिए वो दे दे, एक बेड के ऊपर एक उसकी फीड। वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमारे पास वैसे फिर कुछ ऐसे सेग्रीगेटेड सेग्रीगेटेड आइसोलेशन आईसीयू टाइप के वो होते हैं जो हमारे प्लानिंग में भी हैं और पिटिशन एक्सेस का है। हाँ, ये सुविधा दी जाने की संभावना है। अभी तो हाल फिलहाल ऐसा कोई कुछ। क्योंकि कभी मैंने देखा गया है कि जैसे कहीं पे ना जो बेड सोर्स हो जाते हैं, जी। बेसिकली मेरा मन में ये विचार आ रहा है नर्सिंग केयर को लेकर के, कि बेड सोर्स हो जाने का मतलब ये है कि ज्यादातर हम लोग यही जानते हैं कि उनको पढ़ता नहीं गया है। और और कहीं कहीं ऐसा भी हम सुनने में आता है कि बहुत मतलब डायपर बदल रहे हैं तो थोड़ा सा कोमलता से नहीं हो रहा है उस चीज तो। इसी के जो हाँ, लेकिन आपने कहा कि ऐसा एक आइसोलेटेड कुछ बनाने का विचार है। पे ऐसा ऐसे हैं, और डेडिकेटेड स्टाफ भी हम लोग रखते हैं। और इसीलिए हम लोगों का जो जैसे हमारी टीम रहती है, हम लोग पूरे अलर्ट मोड में रहते हैं। आगे से 12-12 घंटे की ड्यूटी होती है, 7-7 घंटे की ड्यूटी होती है, तो सब राउंड द क्लॉक होती है। 24/7 365 डे। तो हम लोगों की छुट्टियां भी हम लेते हैं, तो एक दूसरे को एडजस्ट करती रहती है, कोई ये जे तुम काम करना, तुम्हारे तरह ये काम करे, मतलब कोई ना कोई वहाँ सपोजिटिव पर्सन रहेगा। क्योंकि आप जो कह रहे हो सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। इसलिए हमने बेड्स ऐसे हम लोग आईसीयू में ऐसे रखते हैं। एयर मैट्रेस आपने सुना होगा, या इस तरह के जो एक एयर बैग्स आते हैं, सपोर्टिव आते हैं, एयर क्लोज आते हैं, मशीन्स होती हैं, पंप्स होते हैं, तो जिन पे कि बॉडी का सपोर्ट अच्छे से प्रेशर ना पड़े, अच्छे से प्रेशर ना पड़े, तो जैसे कि बैक शोर कम से कम और चेक करते रहते हैं। और अगर फिर भी इसके बाद भी कुछ होता है तो उनका फिर हम ड्रेसिंग करना है, पूरा केयर करना। क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ जब बनाया है, आप कितनी ही प्रिकॉशन कितनी ही वो ले लो, थोड़ा बहुत ये आप बम करते हैं इन सब चीज़ों से। हम सोचेंगे 100% खत्म हो जाए, वो पॉसिबल। तो अब क्योंकि मेरे हाथ ऐसे-ऐसे हो रहे हैं, तो मैं दर्शकों को बता दूँ कि हम गाड़ी अभी कॉफ़ी शॉप के बाहर खड़े हैं, चला नहीं रहे हैं, इसलिए हम लोग कोई खतरा मोल नहीं ले रहे हैं। इस ऐसी भी हवा ठंडा हुआ। जी, तो बस एक अंतिम सवाल है आपसे कि आईसीयू में काम करते हुए आपका जो दृष्टिकोण है ज़िंदगी और मौत को लेकर के, क्या उस काम करने से पहले आईसीयू में और आईसीयू में के बाद आपको कुछ बदलाव आया है? कुछ देखिए बदलाव तो ऐसा हमारी लाइफ में तो वैसा कोई खास, जो हम तो यूज टू हो चुके हैं काम करते करते, जैसा हम इन सब चीज़ों से थोड़ा वो हटके कुछ अलग करते रहते हैं। मेरा म्यूजिक में शौक है, तो मैं अपना आपका यूट्यूब चैनल भी आपने बताया है, किस नाम से है आपका? एच की म्यूजिक करके, सॉन्ग्स ऑफ हर्षवर्धन करके, तो कभी आपसे दोबारा से चर्चा होगी तो मैं चाहूँगा कि आप उसको ही एक पॉडकास्ट जरूर करें। जी, जी। तो वो भी एक पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ाएगी, तो इस तरह से हम लोग करते रहते हैं। फिर हमारा जैसे हॉस्पिटल वगैरह भी बीच बीच में इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स करते हैं कि जो मोटिवेशनल होते हैं, हम लोगों को हमारा वो उत्साह बढ़ाने के लिए, और थोड़ा सा एक वो अलग वो करने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं रोजमर्रा की। बाकी तो लाइफ है, देखिए जिंदगी में आए हैं। मैं एक और 2 मिनट अगर आप फर्स्ट टाइम जी, शेयर करना चाहता हूँ। मैं राइट नाउ आई एम रनिंग इन 58 you look much younger. ग्रेट। और मेरे को छोटे-छोटे बच्चे भैया बोलते हैं, कई बड़े लोग अंकल बोलते हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता कि मुझे राइट ऑफ दिस जस्ट फॉर फनी व्हिच अपन इतनी सीरियस बातें कर। मैं सुना रहा था कि वो छोटा-सा एक वो कि जी, किस्सा है आपके पास? हाँ, जी। हाँ, अभी दिमाग से कहीं निकल गया। चलिए फिर कभी याद आएगा तो सुनाएँगे। जी, ज़रूर, ज़रूर। काम में बस हाँ, टर्निंग आई एम 58 और मैं कोविड में जब जॉइन किया, तो एट दैट टाइम आई वाज़ रनिंग 54 और 53। लोगों ने ऐसा कहा कि अरे तुम इतने उम्र है तुम्हारी, दुबले पतले हो, तुम कोविड में काम करोगे, तुम खुद ही तुम्हारा टिकट कट जाएगा, निकल जाओगे। और कोविड उस समय वक़्त में आई थी। पर मेरी अंतरात्मा ने बोला नहीं यार, आपको ये करना है और तुम्हें करना है ये, और लोग इतने परेशान हो रहे हैं तो तुम्हें ये होंगे। और टच वुड कि मैंने 4 मतलब 2.5 से 3 साल
लोगों से कि कोविड के मरीज के साथ ऐसे काम किए जैसे मेरे को घर के सदस्य मेरे भाई हों, मेरी माँ हों, उनसे। तो इस सब मेरे बच्चे हों। मेरी 2 बेटियाँ हैं, वो तो छोटी बच्ची हैं जो दिखती हैं, उनमें बस बेटियाँ ही दिखती हैं। ऐसे करके मैंने कोविड में 2.5-3 साल अच्छे से काम किया, ईश्वर की ऐसी कृपा रही, टच-वुड रही, तो मुझे कोविड हुआ बट पता नहीं लगा कब हुआ, कब चल गया। फिर मेरी एंटीबॉडी टेस्ट हुई तब मुझे पता लगा कि मुझे कोविड हुआ। और लाइफ में आपको चैलेंजेस लेने होते हैं और जो चैलेंजेस लेते हैं, तभी आप लाइफ को आगे बढ़ते हैं और जी। एन्जॉय करते हैं। जी, तो ये हमारी चर्चा रही डॉक्टर हर्ष भट्ट जी से, जो मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी जानकारी, इनसाइड स्टोरी, व्हाट हैपेंस इनसाइड आईसीयू, और डॉक्टर के मन में क्या होता है और कैसे कार्य करते हैं, क्या-क्या हमें सावधानियाँ लेनी चाहिए, कई बातों के बारे में हमने चर्चा करी। आपको ये पॉडकास्ट ऑन व्हील्स कैसा लगा? और आपके अगर और कोई प्रश्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपने विचारों को बता सकते हैं। क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, ये भी आप लिखिए, ज़रूर देखिए और दूसरों के साथ, ये जी हाँ, और आप दूसरों के साथ भी बाँटिए और हमें और देखिए, कंटिन्यू टू वॉच पॉडकास्ट ऑन व्हील्स। डॉक्टर हर्ष भट्ट जी, आपने इतना समय दिया और इतने कठिन सवालों को बहुत सहजता से और बहुत ईमानदारी से उत्तर दिया, इसलिए आपका बहुत-बहुत